नमस्कार, आप देख रहे हैं जन गण धन में। आज हल्ला बोल में सवाल यही कि क्या सूट बूट की सरकार के आरोपों के बीच अब गांव की ओर बढ़ रही है मोदी सरकार, और इसमें खास तौर पर अब जिक्र किसान का है, यानी अन्नदाता, और कैसे उसके इर्द गिर्द पूरे विकास की कहानी लिखी जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि आज हम राजनीतिक रूप से एक बहस इस पर करेंगे, ये समझने की कोशिश कि क्या कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर, तमाम पार्टियां अलग अलग जगहों पर कहां खड़ी दिखाई दे रही है। उससे पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। जेटली का आम बजट देश की उम्मीदों पर क्या खरा उतरा है? इसी के साथ अगला सवाल, बहुत उम्मीदें हैं, अच्छे दिन का वादा था, बजट में देश का मिडिल क्लास खाली हाथ रह गया है क्या? क्योंकि उसके हाथ में आने के नाम पर इक्का दुक्का इधर उधर से दाएं बाएं की चीजें उसके हाथ में थमा दी गई हैं। सर्विस टैक्स बढ़ाकर सरकार ने मध्य वर्ग की कमर और तोड़ दी है। क्या पिछली बार भी बढ़ाया था, इस बार फिर बढ़ाया है? किसान, गांव, गरीबों पर मेहरबानी क्या चुनावी दाव है? क्या ये बजट आने वाले राज्यों के चुनाव के मद्देनजर है? बजट में दूरदर्शिता की कमी के आरोप में आखिर कितना है दम? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा कि सरकार की छवि बनाई गई है, बजट उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि उधर सूट बूट की सरकार कहा जाता है, इसमें गरीब, किसानों, ग्रामीण विकास पर जोर दिखाई देता है। समझेंगे कि क्या वाकई इससे बदलेगी तस्वीर। पहले देखिए रिपोर्ट। Let me first take up agriculture and farmers welfare. जिसे सूट बूट की सरकार कहकर तंज कसा गया, उद्योगपतियों, धन कुबेर से जिस सरकार की दोस्ती के किस्से गढ़े गए, उस सरकार ने जब अपना दूसरा बजट पेश किया तो भारत की आत्मा का सबसे ज्यादा ख्याल रखा। बल्कि सरकार की नीयत और नजर दोनों गांवों की भलाई पर टिकी थी। We need to think beyond food security and give back to our farmers a sense of income security. Government will therefore reorient its interventions in the farm and non-farm sector to double the income of farmers by 2022. Our total allocation on agriculture and farmers welfare is rupees 35,984 crores. गांव की ओर नजर घुमाते हुए वित्त मंत्री ने सबसे पहले किसानों की बात की। खेती और किसानों के लिए 35,984 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करने की बात कही गई। इसके तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाया जाएगा। नाबार्ड में 20,000 करोड़ का सिंचाई फंड बनाया जाएगा। जैविक कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2019 तक 65,000 ठिकाने इससे जोड़े जाएंगे। किसानों की कर्ज वापसी को आसान करने के लिए 15,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के लिए 2.87 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत 6 करोड़ घरों तक पहुंचेगी सरकार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 655 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के स्तर में सुधार होगा। 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे। गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जब वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण खत्म किया तो बोले कि वो सबके विकास का सपना देख रहे हैं। सरकार ने भी अपने वित्त मंत्री की पीठ थपथपाई, लेकिन विपक्ष ने एक ही झटके में कह दिया कि बजट में सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं है। तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? आप 22 तक की बात आपने बोल दी कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, उसके सशक्तिकरण के संकल्प से भरा हुआ बजट, और निश्चित तौर से देश के विकास की गाड़ी को तेजी के साथ आगे बढ़ाने
के लक्ष्य से भरा हुआ बजट है। More states are expected to join this platform in the एक बात साफ है कि इस बजट में अमीरों से लेकर गरीबों तक पहुंचने की कोशिश है। नजर में निश्चित तौर पर भारत के ग्रामीण इलाके हैं। शायद आने वाले राज्यों में चुनाव भी ध्यान में हो, लेकिन बजट को सिर्फ सियासी रस्साकशी में खारिज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि सरकार से नाराज जलने वाले पुराने दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी तक ने इसे बेहतरीन बजट बताया है। Minister and the ministry deserves to be आज तक ब्यूरो। सियासी रस्साकशी अपनी जगह, लेकिन कई सारे गंभीर सवाल हैं जिनको हम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट में किसान का जिक्र बार बार है, लेकिन इसी के साथ मिडिल क्लास के लिए मोबाइल बिल महंगा, रेल, हवाई जहाज, सबका सफर महंगा। क्या होगा इसका सियासी मायने और क्या होगा देश के लिए इसका मायने, इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इसी के साथ योगेंद्र यादव जी, जो कि फाउंडर है स्वराज अभियान के, यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी हमारे साथ जेडीयू सांसद जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय जाखड़ साहब, जो कि एग्री एक्सपर्ट हैं, चेयरमैन है भारत कृषक समाज के, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल मैंने आज पीयूष गोयल जी से भी पूछा था कि क्या पहले संजय निरुपम जी और कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि मनरेगा के लिए अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन करके आपने एक तरह से सिर झुकाया है उनके शुरू किए हुए आयोजनों में, जो भी उनका कार्यक्रम था, आधार हो मनरेगा। देखिए, यहां पर मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मनरेगा के संदर्भ में यदि देखें तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के इंप्लीमेंटेशन में टॉप 5 राज्यों में कौन थे? सबके सब ज्यादातर एनडीए शासित राज्य थे। तो योजना से नीतिगत मतभेद चाहे जो भी था, उसके इंप्लीमेंटेशन में सबसे आगे हम थे। यहां पर विषय यह नहीं था कि गरीबों को मनरेगा के माध्यम से न मिले। मूलभूत अंतर हमारी सरकार ने क्या किया, इनके जमाने में मनरेगा के साथ एसेट क्रिएशन लिंक्ड नहीं था, यानी पैसा गया, कहां चला गया, उससे क्या चीज बनी, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। इस कारण से उसमें करप्शन और भ्रष्टाचार की भारी संभावनाएं थी। हमने जब उसको क्रिएशन के साथ लिंक किया है, तो जो कुछ भी पैसा जाएगा उसका कहां सृजनात्मक उपयोग हो रहा है उसको सीधे देखा जा सकेगा। इसलिए इसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हम मनरेगा के इस कारण से विरोध में थे कि मनरेगा ही नहीं होना चाहिए। मनरेगा जिस प्रारूप में था, जिस स्वरूप में था, उसका जैसा दुरुपयोग हो रहा था, हम उसके विरुद्ध थे। संजय निरुपम जी, संजय जी, ठीक है, मैं लौटूंगी सर सबके पास जल्दी, क्योंकि ताकि ज्यादा लोग बोल सके। संजय जी, उनका कहना है जैसे उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्मारक है एक तरह से, उन्होंने उसको जीवंत किया है, उन्होंने उसको फुल प्रूफ किया है ताकि भ्रष्टाचार ना। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले मनरेगा को सिरे से खारिज करने वाले जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी, और इसके झंडा बरदार थे स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है और मैं इसको बचा के रखूंगा, लेकिन मैं इसके लिए बचा के रखूंगा क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करना है। आज 38,500 करोड़ का वो बजट एलोकेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कह रहे हैं कि एसेट क्रिएशन से लिंक नहीं था और फला और ढिका, ये सब बकवास है। नरेगा की स्थापना ही इसलिए होती कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को 2 पैसा मिले, और उसी उद्देश्य से चल रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत पिलफ्रेजेस होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, वो हर योजना के इंप्लीमेंटेशन में होता है और उसको चेक करने की आवश्यकता है। एक दूसरी बात, सिर्फ मनरेगा नहीं, हमने जो स्कीम शुरू किया था, हर स्कीम का इन्होंने विरोध किया था। आधार को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड कहा था, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था उसको भी इन लोगों ने जब चिदंबरम जी ने जब इसको अनाउंस किया, कहा कि इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी के लिए, तब बीजेपी वाले ऐसी कुछ चिदंबरम ऐसी कुछ भी बोलते रहते हैं। आज उसी स्कीम को ये लागू कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब राहुल जी ने 1 साल पहले कहा था कि आप सूट-बूट की सरकार चला रहे हैं, आपका ध्यान गांव की तरफ नहीं है, किसानों की तरफ नहीं है, गरीबों की तरफ नहीं, तो राहुल जी को उन्होंने आलोचना की थी। अब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम आलोचनाओं को वो सिरे से नकारते हैं, लेकिन आज इस बजट में दिखा कि 2 साल बाद इनको महसूस हुआ कि जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी, उसी बात को फाइनली मानना जायज है, और वही रास्ता इस देश के विकास और कल्याण के लिए संजय जी, आप इसको राहुल बजट के असर का बजट बता रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में किसान रैलियां लेनी शुरू कर दी है। तब तो फिर पूरे नंबर देने चाहिए आपको, 100 आउट ऑफ 100 देना चाहिए। एक मिनट,
एक मिनट मैं आता हूं ना, नंबर पे अब भी आ देखिए जाता हूं। पवन जी खुश हो गए, पवन जी हंस रहे हैं आपकी बात पे आज। तब तो सर आपको 100 आउट ऑफ 100 देना चाहिए। जब राहुल, एक मिनट, तब तो सर आपको अंजना जी, 100 आउट ऑफ 100 देना चाहिए अगर राहुल गांधी से इंप्रेस होकर अरुण जेटली जी ने पूरा बजट किसानों के नाम किया है। एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दीजिए सिर्फ। राहुल जी जब किसानों के बीच जाके पदयात्रा करने लगे, उन्होंने सवाल उठाया कि आपका प्रधानमंत्री कभी आपके बीच आया? तो जवाब था नहीं। अब प्रधानमंत्री किसानों की रैलियां लेने लगे। जब हम लोगों ने किसान विरोधी सरकार को बताया तो किसानों की जितना, लेकिन आज की जो घोषणाएं हैं उसमें किसानों को मिलेगा क्या? सरकार कह रही है 5 साल बाद आपका आय दुगना हो जाएगा। 5 साल तक इंतजार करेंगे? एमएसपी इनने कहा था 50% बढ़ाएंगे, इनके घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा कहां बढ़ा? आज किसान सुसाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया पिछले 2 महीने में। उन किसानों के कर्ज मुक्ति के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। तो जो घोषणाएं हुई हैं वो भी महज गांव और किसानों की तरफ उन्मुख होते हुए दिख रहे हैं। पवन जी बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कहावत है, न खुदा ही मिला न विसाले सिनम। इस बजट में कोई नई सोच नहीं है, कोई नई दिशा नहीं है। इसमें न तो किसान और गरीब का फायदा हुआ है, न मध्य वर्ग का, न कॉरपोरेट सेक्टर का। मैं जल्दी से आपसे कह देता हूं क्यों। देखिए, जैसे काले धन का वादा था कि हर व्यक्ति के जेब में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे, आज 2428 करोड़ ही केवल आए। इससे हर व्यक्ति के जेब में 20 रुपए आ रहे हैं। उसी तरह का वादा है कि हम किसानों की आय को, इनकम को दूना कर देंगे। मैं पूछता हूं कैसे? आपने क्या किया है इस बजट में किसानों के लिए? आपने कहा है कि उनको ऋण देंगे, एक रूरल क्रेडिट देंगे। इस समय हर 2 किसान में से एक ऐसा किसान है, हर 2 में से 1 फार्मर 47,000 रुपए के ऋण में दबा हुआ है। वो और ऋण कहां से लेगा? दूसरी चीज, आप कहते हैं कृषि में हम जाएंगे। कृषि में आप 17,000 करोड़ हर साल दे रहे हैं, 5 साल में 86,000 करोड़ होंगे। बुलेट ट्रेन में आप 1 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं कहां है? नेशनल हाईवे पे आप 85,000 करोड़ खर्चा करेंगे और कृषि पर आपने टोटल बजट 35,000 दिया है। मध्य वर्ग तो पिसी गई है, दाम बढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड तक पर आपने 40% पे ही सिर्फ टैक्सेशन रिलीफ दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर पूछ रहा है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स आपने कहा था कम करेंगे, वो क्या हुआ? वो नहीं किया है। ठीक है सर, मैं एक बार आपने कहा था कि टैक्स रिफॉर्म करेंगे, उसका क्या हुआ? तो किसी को खुश नहीं किया है। और इस वक्त आखिरी 10 सेकंड में कह रहा हूं, इस वक्त आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि लोगों को यह उम्मीद थी कि अरुण जेटली जी और ये सरकार ऐसा बजट लाए जो एक बार फिर से इस इकोनॉमी को रिवाइव करे। ठीक है, नौकरियां मिले, रोजगार मिले, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था में जान आए, एक बार फिर से निवेश करने में लोगों का भरोसा जगे, इसके लिए क्या कदम है? सुधांशु जी, आपको सबका जवाब देना होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मैं चाहती हूं हर कोई बोले। और इसीलिए योगेंद्र यादव जी, आपसे मेरा यह सवाल है, ग्राम पंचायत, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं स्वराज की बात, ग्राम पंचायत में 80 लाख रुपए देने की बात है जिससे प्रधानों के लिए कुछ करने के लिए एक मौका होगा। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी बढ़ाई होनी चाहिए और क्या किसान को फायदा मिलेगा? अगर बजट को शब्दों से तौलना है तो इसमें किसान और गांव को बहुत मिला है। पिछली बार 6 पैराग्राफ मिले थे, इस बार 20 पैराग्राफ मिले। मगर पैरा से नहीं तोल सकते आप, सदिच्छाओं से नहीं तोल सकते। बहुत सदिच्छाएं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, मैं सलाम करता हूं अच्छी बातों के लिए। लेकिन जब बजट की बात आती है ना, मैं शेरो शायरी नहीं देखता, और जिस तरह की बहस मेरे साथी कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। बजट में सीधा ये देखना चाहिए कितना रोकड़ा मिला, किस चीज के लिए मिला। मैं अपने सारे साथियों से, बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं, ये तो बिल्कुल हाथ की सफाई है जिस चीज की बात हो रही है। ये कहना कि मनरेगा में आज तक का सबसे अधिक बजट दिया गया है, ये झूठ है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो उसको आपको काट भी नहीं रहे हैं। सन 1911-12 में दिया जा चुका है और 1911-12 का जो अमाउंट था वो रियल टर्म्स में इससे ज्यादा था। जी, मैं वही कह रहा हूँ, 38,500 करोड़ है, बताना चाह रहा था जी। और आज से 6 साल पहले का 39,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा मायने रखता है रियल टर्म्स में। दूसरा, ये कहना कि कुल खर्च 36,000 करोड़ रुपया हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा इसलिए दिखता है कि पिछले साल इन्होंने ही बजट काट दिया था, तो आप ही एक साल काटें, दूसरे साल वापस उसी स्तर पे ले आएं और तालियां बजवाएं और कहें कमाल कर दिया आपने। सिंचाई के बजट किसान गांव की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। मतलब आप ऐसी बात करें तो एकदम ही नकारात्मकता दिख रही है। आपको लग रहा है ये 80 लाख ग्रामों को, पंचायतों को देना, इस सबका कोई मतलब नहीं है?
हमें बजट की हर चीज के बारे में ये पूछना चाहिए, पिछले साल क्या दिया था, उसकी तुलना में क्या परिवर्तन ठीक है, वो परिवर्तन बहुत कम। ठीक है राघव चड्ढा जी, उसके बाद युद्धवीर जी आपके पास मैं आऊंगी। राघव चड्ढा जी जो बड़ी बात है, क्योंकि क्या सूट बूट की सरकार वाली छवि हटाकर गांव की तरफ बढ़ता हुआ ये बजट दिख रहा है किसान की तरफ? देखिए, ये बजट जब मैं देखना, आज मैंने सुबह इनकी स्पीच, एको बंद करा दीजिएगा, जब मैंने जेटली साहब की स्पीच शुरू करी देखनी, तो मेरे को ये लगा कि दिल्ली जो एक मोस्ट अर्बनाइज्ड राज्य है, सबसे शहरी राज्य है, उसमें ये चुनाव हार गए, और बिहार जो सबसे ग्रामीण राज्य है उसमें चुनाव हार गए। तो आज सबके लिए काफी कुछ इस बजट में मिलेगा, काफी अच्छी घोषणाएं होंगी, परंतु एकदम खोखला बजट ये निकला। आपने एग्रीकल्चर की बात करी, ये कहते हैं कि हम रूरल इनकम को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कैसे कर देंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं दिया, और यदि मान भी लेते हैं कि डबल हो जाएगा, तो इसका यह अर्थ निकलता है कि हर साल लगभग 15% इंक्रीज होना चाहिए इनकम में, रूरल इनकम में। तो क्या हम ये मान लें कि इस साल रूरल इनकम में 15% इंक्रीज होगी? पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी ने चुनाव से पहले लगभग हर राज्य में जाकर कैंपेन कर ये कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़कर देंगे। इन्होंने वो नहीं दिया। इन्होंने ये कहा था कि हम फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, जो किसानों को अपनी जो फसल होती है बेचने के लिए, उसमें काफी फाइनेंशियल स्पेकुलेशन भी होती है और बीच में दलाली होती है, उसको समाप्त करेंगे। उसके बारे में आज कोई कदम नहीं उठाया गया। आज सबसे बड़ी किसानों के लिए समस्या क्या है कि जिस प्राइस पे कंज्यूमर उनकी फसल खरीदता है, उसका केवल 5 से 10% उनको मिलता है। अन्य देशों में, अमेरिका और जापान जैसे देशों में 60 से 70% किसान की जेब में जाता है। तो उस हिसाब से ये बजट किसानों के लिए तो पूरी तरीके से फेल हुआ। अब बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स की। इस सरकार ने कहा कि हम ब्लैक मनी के ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे भी, 15 लाख रुपए सबको देंगे। उसको भूल जाते हैं, वो तो उन्होंने खुद ही जुमला कह दिया। पर आज इन्होंने एक बहुत बड़ा चोर दरवाजा खोल दिया। ये लोग कह रहे हैं कि यदि आपके पास अवैध संपत्ति है, अवैध आमदनी है, तो आप 45% टैक्स दे दीजिए और बाकी 55% जो आपकी आमदनी है वो व्हाइट हो जाएगी, सफेद हो जाएगी, उसको आप रखिए, खर्च करिए। यानी कि यदि किसी नेता ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर पैसा कमाया, तो 4,500 करोड़ वो सरकार को दे दे, और 5,500 करोड़ जो राशि बची वे उसकी राशि हो गई, और किसी प्रकार की कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगी। इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा चोर दरवाजा आज इन लोगों ने खोल दिया। ठीक है, इन दोनों पर रिएक्शन ले। सुधांशु जी, आप एक सेकंड, आपको रुकना पड़ेगा। राघव 3 चीज जी, राघव जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ है। 2 पॉइंट्स आपने कहे, मैं लौटूंगी आपके आखिरी पॉइंट के लिए आपके पास। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता है। किसान की जुबानी, क्योंकि स्टूडियो और नेतागिरी जितनी भी हो जाए अलग अलग पार्टियों की, किसान का दर्द और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उसकी पीड़ा क्या कहीं से एड्रेस हुआ है? देखिए, इसमें क्या हुआ है, न्यूनतम एड्रेस हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है, बजट में कहा गया है कि हम 2022 तक किसान की आमदन दोगुनी कर देंगे। ये आश्वासन मिला। यानी कि आज किसान मर रहा, आधा से ज्यादा देश आज सूखे से पीड़ित है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। किसान C2 प्लस की 50% की बात कर रहा, जो मैनिफेस्टो का वायदा था। अब हमको 2022 बता दिया गया। हमको जिंदा रहने के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये इस बजट में हमको कॉस्ट के बारे में मिला। आज हम इंतजार कर रहे थे इस बात की कि ये सरकार हमारी लगातार 2 साल से जो सूखे की स्थिति है, तीसरा साल चल रहा, इसको ध्यान में रखते हुए किसान को इस मुसीबत से उबारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ठोस आपको कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ भी इसमें आप देख लेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग आपने बैठा रखे हैं। कोई किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो डरा 67 साल से चल रहा है, उस लीक से गाड़ी एक इंच भी, से सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उस लीक से गाड़ी हटी नहीं है। योगेंद्र जी ने अभी बताया कि कमोबेश आंकड़ों का खेल हुआ है, कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, बात वही की वही खड़ी है। यूपीए 3 का बजट कह रहे हैं सुधांशु जी सब कुछ भी अलग। आपसे कॉन्क्रीट सवाल पूछ लेता हूं। योगेंद्र जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, सिंपल बात बताइए, इस बजट में कुल मिला के 2 साल पहले आपका जो बजट था, पिछली बार तो आपने कटौती कर दी थी, 2 साल पहले जो आपका ही बजट था, उसकी तुलना में आपने किसानों को कितना पैसा ज्यादा दिया है, वो गिना दो मेरे को। सुधांशु जी देखिए योगेंद्र जी और बाकी अन्य लोग जो पूछ रहे हैं
यहीं पर मैं एक माइंडसेट के अंतर की बात कहूंगा। ये पैसा देने का जो माइंडसेट है, यही तो वो रहा कि 60 साल शासन करने के बाद कांग्रेस ने 2013 में कहा कि 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए। हमने मूलभूत शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं गिना रहा हूं, हमने कहा कि 2018 तक सारे गांवों में बिजली आ जाएगी, 2019 तक सारे गांव सड़क से जुड़ जाएंगे। किसान की क्या समस्या है? कमाई, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद दवाई। कमाई के लिए फसल बीमा योजना की व्यवस्था की है, सिंचाई के लिए इतना पैसा एलोकेट किया है, ग्राम पंचायतों के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया है। और सबसे बड़ी समस्या होती है दवाई की, तो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। अब दूसरा प्रश्न, जैसे कि अभी कहा गया था कि साहब वो किसान अपनी चीज बेच नहीं पाता है बाहर तक, तो हमने खाद्य प्रसंस्करण की मार्केटिंग में जो एफडीआई लाया है वो इसीलिए लाया है कि किसान उत्पन्न कर लेता है, मार्केट तक कई बार नहीं पहुंच पाता है, तो मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था यदि होगी तो निश्चित रूप से किसान को आगे बेहतर दाम मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग में जो और अंत में एक बात और कहूंगा, जो युद्धवीर सिंह जी ने बात कही थी कि पिछले 2 साल से लगातार बुरा मानसून आया है और गत वर्ष मार्च अप्रैल में जैसी भीषण बरसात हुई थी ऐसा हमारी मेमोरी में नहीं है। तो जो एक मौसम की मार पड़ी थी उसका भी थोड़ा एडवर्स इफेक्ट है और हम उसके लिए भी क्या किया है आपने इस बजट में? और उस मौसम की मार से किसान को बचाने के लिए आपने क्या किया, ये बता दो मेरे को। अरे मैंने आपसे बताया तो, किसान के लिए सिंचाई, किसान के लिए बिजली, किसान के लिए पानी, किसान के लिए सड़क, किसान के लिए क्या पैसा दिया? आप अपनी हुदा कमेटी की रिकमेंडेशन लागू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप उस मानसिकता से ही चल रहे हैं जो कांग्रेस ने 60 साल किया कि कुछ देते रहो बख्शीश, मगर वो पड़ा बेचारा वहीं पे रहे। जैसे अभी इन्होंने ये कहा मनरेगा में सिर्फ देने के लिए होता है और किसी काम के लिए बजट नहीं होता साहब। एसेट क्रिएशन कुछ जवाब दूं? ठीक है, आपकी दलील का मूल हम समझ गए सुधांशु जी। एक बार संजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, फिर वो काले धन पर चोर दरवाजे का सवाल मैं भूली नहीं हूं सुधांशु जी, उसके लिए आऊंगी। लेकिन एक से रुक जाइए, किसान पे जरा बात पूरी हो जाए तसल्ली से। हमने गांव प्रोग्राम का भी नाम दिया है, चलो गांव की ओर। एक वाक्य करके बात समाप्त कर दूंगा। आप हमारी बात मत मानिए। यूपीए सरकार का 2010 का नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा उठा लीजिए, पिछले 20 साल में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ है, उनका डाटा कहता है यूपीए सरकार का। 1999 से 2004 के बीच में 6 करोड़ 7 लाख रोजगार सृजित हुए। हमारी तब भी हमारी सरकार थी। हम जो काम करते हैं वो नैसर्गिक शक्ति के विकास के लिए करते हैं और इंट्रिंसिक विकास के लिए करते हैं। इसीलिए जब जब हमारी सरकार आती है तब तक ग्रोथ रेट भारत की बढ़ती है, आपकी सरकार आती है नीचे जाने लगती है। अंजना जी, संजय जी बोले, फिर आ रही हूँ राघव जी, एक सेकंड। मैं जरा इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है पवन साहब, इसके बाद संजय जी। ऐसा है, मैं भी ऐसा है। आज वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि 2018 तक बाकी जो 18,000 गांव बच गए हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। देश में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-65 साल में कुछ नहीं किया। इन गांवों में बिजली लगाने का काम जेटली जी ने किया और त्रिवेदी जी ने किया है। उसी तरह से रास्ता बनाने की बात। राज्य कौन था जिसमें सारे गांवों में ये भी तो बोलिए ना साथ में कि गुजरात था, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश था। ये भी बोलते जाइए जब आप इस विषय पे आए थे। त्रिवेदी जी ऐसा है पिछले 60-65 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये कहना भूल जाइए, अब छोड़ दीजिए आप लोग। बहुत कुछ हुआ है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो हो रहा है उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी नया आइडिया नहीं। पिछले बजट में नमामि गंगे की घोषणा हुई थी, इस बजट में नमामि गंगे को भूल गए। नमामि गंगे की कोई चर्चा ही नहीं की जेटली साहब ने। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि किसानों को तात्कालिक तौर पर राहत चाहिए था और वो राहत देने में ये सरकार फेल हो गई है। अंजना जी, मैं जल्दी मुझे बुलवाने के चक्कर में आप एक चीज मेरे से एक चीज छूट गई थी कि जो आपने कहा था प्रारंभ में कि ये मनरेगा का सबसे बड़ा एलोकेशन है। 41,000 करोड़ आज से 4-5 साल पहले था, फिर 39,000 करोड़ था। हाँ, तो मैं इसको स्पष्ट कर, मैं उस समय बोलना चाह रहा था। आज किसान को कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सेकंड लार्जेस्ट बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और सुधांशु जी उसके बाद मुस्कुराएंगे कि डीजल 1 रुपए 47 पैसे महंगा हुआ है। लीजिए, ये तो महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत सिर्फ घटी है। पेट्रोल 3 रुपए 2 रुपए सस्ता। एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। तो इसका आप अंदाजा लगाइए कि डीजल का फिर जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा महंगाई पर। हाँ,
अंजना जी, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक बार हमें अंजना जी, देखिए, जब मोदी जी की सरकार बनी, एक मिनट प्लीज, पिछले 2 साल में 120% एक्साइज ड्यूटी, एक मिनट जरा मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज। पिछले 2 वर्षों में डीजल और पेट्रोल पर 120% भाव बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है। दूसरी बात यह है, अपना ये फल और सब्जी 15% महंगे हुए हैं, दाल 40% महंगा हुआ है, ऊपर से सर्विस टैक्स के ऊपर जो नया सेस लगाते हुए आज 15% कर दिया पिछले 2 वर्षों में, वो और भी ज्यादा महंगाई बढ़ाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास खाली हाथ इन सब के बीच रह गया और इस महंगाई की मार। लेकिन पवन वर्मा जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ लीजिए, आपके सवाल के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। सवाल पूछ लीजिए। बस सिर्फ एक सवाल पूछता हूं सुधांशु जी से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये बजट सूट बूट की सरकार से हटकर क्या है। सवाल पूछ के छोड़ दूंगा, जवाब दे देंगे। 2005 में आज से 11 साल पहले कृषि को कितना पैसा दिया गया था, ये बता दे मुझे, और फिर कहें कि इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, ब्रेक के बाद सुधांशु जी जवाब, और साथ ही फिर राघव चड्ढा ने जो सवाल आपसे पूछा था काले धन पर, उसका भी रुख करना बहुत जरूरी है। क्या वाकई एक चोर दरवाजा खोल दिया है आपने काला को सफेद करने के लिए? ब्रेक के बाद देखते रहिए आप। जनगण धन की इस कड़ी में किसान कितना खुश होगा? क्या वाकई सूट बूट की सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने जो घेरा, किसान का नाम आगे करके, या फिर उस पर जिस तरह से वित्त मंत्री ने जोर दिया, उससे वो छवि हटकर लगेगा ऐसा कि चलो गांव की ओर, या फिर सिर्फ जैसा कि कई लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान वो बता रहे हैं कि आंकड़ा पहले घटाया अपने पैसे का सुधांशु जी, फिर बढ़ाया। योगेंद्र यादव जी का और पवन जी का यही सवाल है आपसे, जिस पर एक पिनिंग जवाब आपसे चाहिए। पहले कितना दे रहे थे, कितना बढ़ाया है मोटे तौर पर? देखिए, पवन वर्मा जी ने 2005 की बात कही, तो 2005 में तो कांग्रेस थी, और 2005 में कांग्रेस क्या दे रही थी ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। रही बात इसकी कि जो सूट बूट की बात कई लोगों ने कही और यह कहने का प्रयास किया कि जैसे कांग्रेस के प्रभाव और दबाव के चलते हुए हम लोगों ने कोई बदलाव किया है, इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। योगेंद्र जी कह रहे हैं, एक सेकंड सुधांशु जी सूट बूट पर हम फिर रेटरिक में चले जाएंगे। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण देता हूं। सुधांशु जी 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। सिंचाई के ऊपर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सुधांशु जी। सिंचाई पे पिछले साल आपकी सरकार ने दिया था 13,492 करोड़ रुपया। पिछले साल उसको अचानक घटा के कर दिया सिर्फ 5,330। इस साल फिर बढ़ा दिया, कहा 12,517। अब आप मुझे बताइए, कुल मिला के घटा के बढ़ा 13,492 से घटा के 12,517 कर दिया 2 साल में, और कह रहे हैं बल्ले बल्ले हो गई, किसान को सब कुछ मिल गया, तालियां पीटो हो गए। सुधांशु जी जवाब, फिर पवन जी बोलेंगे इस पे, फिर आगे और इसके लिए मैं भी पूछ लूं अंजना जी, ठीक है इकट्ठा पूछ लीजिए, फिर सबका सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी ने आज दिल बड़ा किया हुआ है क्योंकि बजट पर उनको पता है सब सवाल करेंगे। हाँ, तो लगे हाथ ब्लैक मनी 2005 में कृषि क्षेत्र पे 36,355 करोड़ दिए थे 2005 में। आज से 11 साल पहले, आज 2 साल जिसमें अकाल पड़ा है, -0.2% है एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। हर आधे घंटे पे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो आज आपने जो पैसे दिए हैं वो तो 11 साल पहले जो दिए थे उससे भी कम है, और आप कहते हैं कि आपका किसान के लिए आपका रुख हो चुका है। इसका जवाब दीजिए। ठीक है, राघव जी का भी सवाल, राघव जी का भी एक साथ ही साथ लगे हाथों आप ये भी बता दीजिए कि मोदी जी ने पूरे देश में भ्रमण करके ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा, यानी कि लागत प्लस 50%। एक चीज, दूसरी चीज, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जब उनकी फसल खराब हुई, आप लोगों ने उस प्रकार का कोई फंड एलोकेशन या उस प्रकार का कोई बेल आउट पैकेज किसानों के लिए क्यों नहीं दिया? इंडस्ट्री के लिए तो 2008-9 में लगभग 4 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज दे दिया। आज 2 साल सूखा पड़ा, इतनी बुरी हालत में किसान है, तो उनके लिए आपने कोई बेल आउट पैकेज की घोषणा क्यों नहीं करी? ये भी लगे हाथों बता दीजिए। ठीक है, तो अब किसान पर और इस पर तीनों के आप जवाब दे दीजिए, फिर काला धन पर आएंगे। इसके बाद संजय जी इसके बाद काला धन पर आप ही के पास आएंगे। रुक जाइए, एक बार सुधांशु जी जवाब देंगे। देखिए, जहां तक सिंचाई की बात है तो वो बजट एलोकेशन के साथ साथ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब यहां पर एक विशेष प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का, तो फिर वह तो थोड़ा अलग हो गया।
वो तो पहले इस प्रकार की विशेष प्रावधान नहीं होते थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा पवन वर्मा जी ने कि 2005 में 36,000 करोड़ रुपए था और इस बार उससे कम किया। यह बात मुझे आंकड़ों के आधार पर समझ में नहीं आ रही है। भाई 38,000 करोड़ तो आप भी बोल रहे हैं अभी मनरेगा के लिए किया गया है, 36,000 से कम कैसे? और दूसरी बात, जितना एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में किया है, आपके सामने ही बोल रहे हैं कि अगर 2.78 लाख करोड़ रुपया पंचायतों के लिए है, तो क्या वो पंचायतें में कृषि नहीं होती है? तो क्या शहरी इलाकों में कृषि होती है? अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सुनिए, अब भाई देखिए, अब जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं भी अब जवाब दे लेने दीजिए। सूट बूट के ऊपर मैं कहूंगा यह भी एक प्रकार का दुष्प्रचार है। याद करिए अंजना जी, मैं फैक्चुअल बात कहना चाहता हूं, ये सूट बूट का विषय कब आया था? 26 जनवरी 2015 को, जब बैरक ओबामा भारत आए थे और उस समय मोदी जी सूट पहने हुए दिखाई पड़े थे, तभी तो आरोप लगाया था ना आपने सूट बूट का। और मैं कोट कर रहा हूं, 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसके लिए था? गरीब के लिए, अमीर के लिए? स्वच्छता अभियान किसके लिए था? गरीब के लिए, अमीर के लिए? जन धन योजना किसके लिए थी? गरीब के लिए, अमीर के लिए? तो ये गांव गरीब किसान हमारा पहले से ही मंतव्य था, जो दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ये हमारा सत्ता प्राप्ति के समय से था। ये बाद में सूट बूट का प्रचार आचार तो उन लोगों ने अलग तरीके से उसको करने का प्रयास किया है। ये मेरा एक फैक्चुअल फैक्ट एमएसपी में बता दीजिए सुधांशु जी। अब हम इसके ऊपर आगे जो ये काले धन के विषय के ऊपर कहते थे, तो भाई मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। एमएसपी पे बता दीजिए ना, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बता दीजिए। यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, किसान को ऋण देना, ऋण माफ करना, एमएसपी देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। पिछले वर्ष की जो मौसम की स्थिति रही उसके चलते हुए थोड़ी समस्या थी, मगर हमने जो फसल बीमा योजना दी है उसके साथ, अरे भाई मुझे बोल लेने दीजिए मान्यवर, ये जो सब बोल रहे थे गलत, यहाँ पकड़े गए। अरे भाई जो कह रहे हैं प्रतिबद्ध है, इनका एफिडेविट दिखा रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में। मैंने नहीं किया था, जब आप इनकी प्रतिबद्धता में दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ एफिडेविट है इनका, तो उसमें हर प्रकार के फसल के लॉस की भरपाई स्वतः हो जाती है। अरे सुधांशु जी, पवन जी कह रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। क्यों नहीं इस वक्त कदम उठाए गए जब आप दिखाना चाह रहे थे? इस वक्त देखिए अंतर क्या है, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक आपको बुखार हो जाए तो एक तो है कि तत्काल क्रोसिन ले लीजिए, और एक ये है कि उसके निदान के लिए 5 दिन एंटीबायोटिक खाइए। हमारी सरकार ने दोनों समाधान दिए। दुर्भाग्य यह है कि पिछले कई दशकों से सिर्फ तात्कालिक समाधान दे रहे हैं देते हुए ये लोग काम करते रहे, इसलिए आज ये कह रहे हैं 50% मिलेगा लागत से ऊपर। आप लोगों ने वो नहीं बढ़ाया। पिछले साल आपने 2% बढ़ाया। सेविंग्स बैंक अकाउंट में यदि आप पैसा जमा कराएं तो भी 4 से 6% आपको मुआवजा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। या तो आप किसानों को 4% की भी एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं दे रहे। ठीक है, इसी प्रतिबद्धता की मैं मिसाल बताता हूं। किसानों को जो इन्होंने कहा कि एमएसपी हम सही परिप्रेक्ष्य में रखिए। सर एक मिनट आप देख तो लीजिए, सरकारें किसानों को पहले साल 0% इंटरेस्ट पर भी दे रही है। सर इस कागज से तो आप नहीं बच सकते ना, आप सुन तो लीजिए। आपने चुनाव में कहा कि किसान को उसकी लागत के ऊपर 50% आप एमएसपी देंगे। आपने अभी कहा कि आप प्रतिबद्ध हैं। ये पिछले साल 20 फरवरी का आपकी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ एफिडेविट है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि 50% से अधिक जैसी कोई चीज देना संभव ही नहीं है। ये हम दे ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है सर, थोड़ा तो सम्मान कीजिए अपने सरकार के एफिडेविट। तो मैं यही तो कह रहा हूं मान्यवर कि हम प्रतिबद्ध हैं, अगर देने की स्थिति होती तो दे दिया। आपने तो कहा प्रतिबद्ध है। अरे हम प्रतिबद्ध भी है, नहीं भी देंगे, स्थिति नहीं है, आगे हम देने का प्रयास करेंगे। मेरा वाक्य ध्यान दीजिए, अजीब प्रकार की प्रतिबद्धता है। हम प्रतिबद्ध हैं, आगे अभी जो परिस्थिति है उसमें यह देना संभव नहीं था, आगे देने का प्रयास। ठीक है, अब इस बहस को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। एक सेकंड, इस बहस को अब मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अन्नदाता पर शह और मात के इस खेल से आगे इस देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत परेशानी से। जवाब दे सुधांशु जी एक वाक्य, अंजना जी एक वाक्य, मैं एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा। अंजना जी सुनिए, काले धन के ऊपर सब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है। अरे जो काला धन ले जाके धर दिए वहां पर, वो आज ये पूछ रहे हैं कि अभी आया क्यों नहीं। यानी आपने कहावत सुनी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं शब्दशः मत लीजिएगा, मैं कहावत के संदर्भ में कह रहा हूं। ये सारे के सारे लोग, दुर्भाग्यवश पवन वर्मा जी जो उस समय हमारे साथ थे, आज इनके साथ खड़े हुए हैं। इवन राघव चड्ढा जी की पार्टी भी उन्हीं के साथ सुर में सुर मिलाती है। सबके सब मिलकर कोतवाल को डांटे। बड़ा बढ़िया। कैसे समझाएंगे?
अंजना जी सर ठीक है, अगले सवाल से पहले 45-55 को कैसे समझाइए? 45% काला पैसा डिक्लेयर करो, 55 को सफेद करो। 45-55 वाला समझाइए ना सुधांशु जी। हाँ, उस पे भी हम आ रहे हैं। देखिए, ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है। VDIS स्कीम 97 में आई थी, उन्होंने क्या कहा था? केवल 30% फ्लैट टैक्स दीजिए और साफ, यानी एक आम आदमी जो ईमानदारी से कमाए वो भी 30% टैक्स दे, और आप जो कि अपना अज्ञात स्रोत का पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं एक निश्चित योजना निश्चित समय के, तो वो भी 30% दे रहे हैं। यही कह रहे हैं सर कि आप UPA 3 के कंटिन्यूएशन में दिख रहे हैं। सर यही तो हम भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं आपसे कि जो वो कर रहे थे आपने उस पर मुहर लगा दी है, सैंक्टिफाई कर दिया है। अरे भाई, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं सुधांशु जी। मैं सैंक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमने 45% दिया है और उसमें से 7.5% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 7.5% गांव के किसान के लिए, यानी वो जो पैसा देगा वो पेनाल्टी देगा, उस पेनाल्टी को हम सीधे गांव के किसान तक पहुंचा रहे हैं। इस तथ्य के साथ इस बात को रखें। ठीक है, अब मैं इस पूरी बहस को जरा आगे ले जाना चाहती हूं, क्योंकि अन्नदाता और उस पर शह और मात के खेल से आगे हमें निकलना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को अगर संभालना है। और अब विपक्ष की जिम्मेदारी और भूमिका पर मैं पहुंचना चाहती हूं संजय निरुपम जी। अगर वो आधार को, मनरेगा को या फिर जो स्कीम्स आप लेकर आए थे उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाते हैं? GST क्यों नहीं पास कराने की तरफ कदम बढ़ते हैं? 3 मुद्दों पर आपकी जो भी बात है, बातचीत हो, सहमति हो, GST बिल पास हो, आप तो GST पर पीछे जाते दिख रहे हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ फिर खिलवाड़ है संजय निरुपम जी। ऐसा है, अब आखिर के 10 मिनट रह गए और जीएसटी के ऊपर चर्चा अब नहीं की जा सकती। आप चाहेंगे फिर कभी हम चर्चा करेंगे? क्यों नहीं सर, आप जीएसटी पर कमेंट कीजिए ना। नहीं, मैं कर सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं आपके पास। नहीं कैसे? आप बोलिए ना सर। अंजना जी अगर वो नहीं दे रहे तो मैं देना चाहता हूं। इसके बाद आऊंगी। नहीं, जो नहीं देना चाहता सर उसी से तो जवाब लेना जरूरी है। संजय जी जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है कोई, हम जीएसटी हमारा प्रोडक्ट है, हम लेके आए थे। 12 वर्षों तक बीजेपी ने विरोध किया था, आज भी हम जीएसटी के समर्थन में हैं, लेकिन जीएसटी के संदर्भ में जो 3 मुद्दे हमने रखे हैं उस पे सरकार सहमत हो रही है। ये बुलाते हैं हमारे कांग्रेस अध्यक्षा को, पूर्व प्रधानमंत्री को, कांग्रेस अध्यक्षा के घर में जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन कभी चर्चा इस मुद्दे पे सीरियसली नहीं करते हैं। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि हम जीएसटी के समर्थन में है, लेकिन चूंकि आरएसएस जीएसटी के फेवर में नहीं है, इसलिए मोदी जी बिना वजह कांग्रेस को बदनाम करते हुए जीएसटी को रोक रहे हैं। अगर दम है तो तीनों पॉइंट हमारा माने, 15 सेकंड में जीएसटी पास होगा, ऐसी गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन मेरे सवाल अभी कुछ और हैं। एक मिनट ठीक है संजय जी, पूरा कर ले, फिर मैं सबके पास आ जाऊंगा। संजय जी 1 मिनट, बहुत जरूरी बात है। 1 मिनट, बहुत जरूरी बात है। 1 मिनट, टाइम निकल जाएगा, बहुत जरूरी बात है। बोलिए पवन जी। देखिए, बहुत संक्षिप्त में बात यह है कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सरकार जीएसटी बिल पारित करना नहीं चाहती है। आप सिर्फ ये याद कीजिए अंजना जी, 3 साल तक इन्होंने उसका विरोध किया था। आज अगर सरकार इस बिल को लाना चाहती तो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड संवाद के जरिए वो जो 3 मुद्दे हैं उन पर बड़े आसानी से नेगोशिएटेड सॉल्यूशन या समाधान मिल जाता। ये सरकार बातचीत ही नहीं करती। सरकार ने ये सोच लिया है कि जो जीएसटी की उपलब्धियां हैं उनको 2-3 साल अभी लगेगा, तब तक 2019 के चुनाव आ जाएंगे। और अभी यह बड़ा अच्छा है कि जीएसटी बिल पारित ना हो, जो आर्थिक व्यवस्था में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो ऑपोजिशन पर बढ़ जाए कि वो जीएसटी बिल पास नहीं कर रहे। ठीक है राघव जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट राघव जी, जल्दी से। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहूँगा। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, आम आदमी पार्टी जीएसटी का समर्थन करती है, परंतु कहीं ना कहीं आज हमें भी ऐसा लगने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि जीएसटी पारित हो। दूसरी चीज़, मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहूँगा कि मैं केवल एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता ही नहीं और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, देश का युवा भी हूँ। और आज मुझे बहुत निराशा हुई कि वित्त मंत्री जी की स्पीच में एक बार भी नौकरी शब्द का प्रयोग भी नहीं करा गया, जॉब्स के बारे में नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया कि इतनी वाइड स्प्रेड बेरोजगारी है देश में, उसके बारे में क्या किया जाएगा। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहूंगा, मैं आपको सरकार की वित्त नीति बताना चाहूंगा। रियायत देने की बात उन्होंने की है, 2 जगहों पर जिक्र किया था। राघव, फेयर होना चाहिए क्योंकि 2 जगहों पर उन्होंने जिक्र किया था कि कंपनीज को रोजगार देने पर रियायत दी जाएगी और इसी के साथ जो शुरुआती कंपनीज हैं उसमें भी स्टार्टअप्स का भी उन्होंने जिक्र किया था। स्टार्टअप इंडिया कभी नहीं हो सकता।
स्टार्टअप इंडिया कभी नहीं हो सकता जब तक बैंक से लोन ना मिले। तेरा परमिशन चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तेरा परमिशन चाहिए सिर्फ एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हुई नहीं। ठीक है, राघव जी पूरी करें अपनी बात। उन्होंने बात करी है, नौकरी की बात नहीं करी। दूसरी चीज आज मैं आपको इस सरकार की वित्त नीति मैं आपको मोटे मोटे तौर पर आधे मिनट में समझा देता हूं। एक तरफ ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं, उनके एग्जेम्पशंस भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो टैक्स है वो 30 से 25% फेज्ड मैनर में कर रहे हैं, यानी कि कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको कम कर रहे हैं। दूसरे हाथ पर आम आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ता है, आम आदमी की जेब पर जो खर्च होता है उसको बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं और साथ में सेस लगा रहे हैं। अब सेस एक इतनी बड़ी बीमारी है, एक आलसी सरकार की निशानी है। सेस को ना इनको राज्यों से शेयर करना पड़ता है और ना जिस स्टेटेड पर्पस के लिए ये लोग सेस रेस करते हैं उसमें जो खर्च करते हैं उसका कुछ ब्यौरा देना पड़ता है। इस देश में सदैव एक आलसी सरकार की निशानी रही है सेस। ये सरकार आलसी भी है और देश के लोगों के साथ छलावा कर रही है सेस के माध्यम से पैसा लूट। सबका जवाब लेंगे जल्दी से, छोटा कमेंट। संजय जी ने कहा कि ये हम जो कर रहे थे वो ये सरकार आगे बढ़ा रही है। अगर ऐसा है तो संजय जी का धर्म बनता है कि इस सरकार का सपोर्ट करें। हकीकत ये है कि कांग्रेस सरकार ने जो नहीं किया उसे ये सरकार आगे बढ़ा रही है नहीं करके, और वो इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। मैं घूमा 11-12 राज्यों में जहां सूखा है, क्या इन लोगों को आइडिया भी है कि इस वक्त गांव में क्या हो रहा है, कैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं? बड़े बड़े बजट बनाने वालों को और संसद में बहस करने वालों को इन्हें अनुमान है आज इस देश में किसान की क्या अवस्था है? सिर्फ एक शब्द में बताऊंगा, बुंदेलखंड में एक महिला से मैंने पूछा, बहन जी घर में दाल कब बनी थी? उसने कहा भैया सावन के महीने में 1 पाव दाल लाए थे। ये इस देश की हकीकत है जिसके जो इस बजट के डॉक्यूमेंट में कहीं दिखाई ये चिंता नहीं दिखती इस बजट में। जी युद्धवीर जी, अभी सुधांशु जी ने जैसे कहा कि इस बजट में बहुत कुछ दिया और उन्होंने 4 पॉइंट ये रखे। इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने चर्चा की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस में जो आकलन करता है जो किसान के नुकसान का, जो अंग्रेजों ने एक 1864 में कानून बनाया था, पटवारी जाके खेत पे देखता था और वो गिरदावरी चढ़ाता था, वो लगान वसूलने के लिए, वो लगान के लिए था, लगान माफी के लिए। और ये दुखद है कि 67 साल के बाद भी निरंतर कोई भी सरकार रही हो, ये सरकार आज उसी परिपाटी को निभा रही है, उसी पटवारी से हमारे नुकसान का आकलन कराया जाता। स्कीम लाने से किसान को इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा जब तक उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं होंगे, उसका मैकेनिज्म ठीक से नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं पंचायत के माध्यम से। मैं आपको बता दूं जिस दिन से पंचायतों में पैसा गया समाज का ताना बाना बिखर गया। पहले तो पिछले जो पंचायत को एलोकेशन थी उसमें तो व्यक्ति जो सरपंच का उम्मीदवार था वो 1 करोड़ लगाता था, अब उसको 4 करोड़ की उम्मीद हो गई है, वो 2 करोड़ रुपए चुनाव में लगाएगा। प्रधान के पास जो पैसा जाएगा उसका फायदा उसको सिर्फ होगा। गंदी राजनीति की शुरुआत होगी इससे। तीसरा ये जो कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग पे, हमारे अनुभव है पेप्सी ने पंजाब में शुरू किया था फूड प्रोसेसिंग का, किसान को चीट किया था। जब भी सरकार ने इस पे बात की हमने कहा कि किसान के इंटरेस्ट को बात किए बगैर कोई भी इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहिए सरकार। संजय जी आप अपना सवाल पूछ लें, फिर सीधे सुधांशु जी के जवाब के साथ खत्म करेंगे इसका। मैं सिर्फ काला धन के संदर्भ में जो आज अनाउंसमेंट आया है मिनिस्ट्री स्कीम का, उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लगता है बोले खूब खाओ और पचाने के लिए। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए सबका। काला धन लेके आना चाहते हैं। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो नहीं बोले इस करने के लिए शुरू तो इन्होंने किया था सारा कुछ। नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। 1 मिनट किसके लिए है? कांग्रेस वालों के लिए। कांग्रेस पे मेहरबानी कर रही है क्या सरकार? हमारा काला धन सफेद करना चाहती है क्या सरकार? हमने काला धन बाहर रखा, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? धन की एग्जेम्पशन की योजनाएं तो आपने शुरू की थी, अब आप क्या एतराज कर रहे हैं? अगर हम लोग काले धन के एग्जेम्पशन की योजना है। जिस समय ये योजना आई थी उस समय यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। 1 मिनट, इनको पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ आपने आगे तो बढ़ाया ही उसको। यूनाइटेड फ्रंट के वित्त मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी नहीं थी। जब हमने कभी भी VDIS स्कीम शुरू नहीं किया, जाके अपने इंफॉर्मेशन को चेक करिए। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी को कि आपको लगता है कि हमारा पैसा बाहर पड़ा है, हम चोर हैं तो हमारा पैसा लेके आओ।
उसको आप इस देश की व्यवस्था में डालो। अगर नहीं ला पा रहे तो बोलो हम नहीं कर पा रहे, जवाब दीजिए। नकारा है। ठीक है आप बताओ किसके लिए कौन से चोर लोग हैं, कौन बेईमान लोग हैं? संजय जी आराम से। एक तो ये सेस पर जो सवाल है, सेस पर नाकामी पर, और ये जो दूसरा सवाल था और यहाँ पर युद्धवीर जी का, सबका जल्दी से संक्षिप्त में 4 लाइन में जवाब सुधांशु। देखिए अंजना जी 1:6 की डिबेट हो रही है। पता है सर, मुझे पता है। और आप हमसे कह रहे हैं 6 लोगों के प्रश्न का 4 लाइन में जवाब दे दीजिए, तो भाई बड़ा ही अन्याय संगत है। चलिए मैं प्रयास करता हूं। तीसरी बार आई हूं निरुपम जी ने कहा हाँ। कि 1997 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। संजय जी किसके समर्थन में चल रही थी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार? भाजपा विरोध के नाम पे, क्या हुआ? के समर्थन पे चल कई बार अरेंजमेंट के तहत समर्थन देना पड़ता है। तो अब ये पूरा आपने भी किसी को समर्थन दिया था? यूनाइटेड फ्रंट की सरकार समर्थक है, कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। आपने भी सवालों का जवाब दीजिए ना। मंडल का समर्थक है अंजना जी, आप कई बार कोalition में समर्थन देना पड़ता है, लेकिन उस सरकार की सारी चीजें हमारी नहीं हो सकती। कितनी अराजकता की स्थिति है। अब आप आइए जीएसटी के ऊपर। ये जीएसटी पे हमारे ऐसा है लगा रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की स्कीम नहीं थी, इस बात को स्वीकार करिए। अरे भाई अब हमें बोलने दीजिए संजय जी। सुधांशु जी नहीं हो पाएगा, मैं कहना चाहता हूं आप विरोधी दल तो छोड़िए, आपके सहयोगी दल साथ थे क्या? ममता बनर्जी आपके साथ थी क्या? आप अपने सहयोगियों को साथ में नहीं ले पाए। और जीएसटी में मैं कहता हूं 3 आपत्तियां हैं कांग्रेस की, उसमें 2 पे हम तैयार हैं। एक पे लेकर हमें समस्या है, और वह कोई भी केंद्र सरकार होगी समस्या है जो ऑटोनॉमस बॉडी तय करेगी। अगर कोई डिस्प्यूट होगा उसमें संवैधानिक जटिलता भी है। और यह मेरा आरोप है कि वह जानबूझकर इस प्रकार की बात रखी गई है ताकि वह बिल अटका रहे और उसके बाद आप अपने हिसाब से बात करते रहे। चलिए ठीक है, अब हमें यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा सुधांशु जी, माफी के साथ, क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी। और जो सरकार है जो बजट लेकर आएगा, जाहिर तौर पर उससे कई सारी पार्टियां हैं, सभी सवाल पूछेंगी। कम आपको वक्त मिला, लेकिन इसी के साथ कम से कम एक कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा कि कह रहे पवन जी, कि क्या बाकी पार्टियों से बातचीत हुई। जीएसटी पर इस देश को आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है और सरकार से लेकर विपक्ष सबको अब इस पर कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक। थाने में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।